हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कोर्ट का सिस्टम समझेंगे कि किस तरीके से जजेस का क्लासिफिकेशन होता है जो हमें सीआरपीसी के चैप्टर 2 में दिया गया है। सेक्शन 6 से 25A तक है। यहाँ पे हम सिर्फ जजेस के बारे में समझेंगे कि जजेस कैसे और किस हिसाब से डिसाइड होते हैं कि किस एरिया में कैसे जजेस होंगे, जो हमें सीआरपीसी में बता रखा है। अब देखो, हमें ये बेसिक्स पता है कि सीआरपीसी के अंदर जो सीआरपीसी अपने आप में एक प्रोसीजरल लॉ है। बाकी जितने भी लॉज हैं जैसे आईपीसी हो गया या इस तरीके के जितने भी एक्ट्स हो गए जहाँ पे हमें ऑफेंसेस दिए गए हैं, वो अपने आप में एक सब्सटैंटिव लॉ है। सीआरपीसी में भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे कि मेंटेनेंस का पार्ट हो गया, पब्लिक ट्रंक्विलिटी का पार्ट हो गया, ये सब अपने आप में सब्सटैंटिव हो जाते हैं जहाँ पे ऑफेंसेस को रोका जाता है। अदरवाइज जो सीआरपीसी है वो क्या है, प्रोसीजरल लॉ है जो कि सब्सटैंटिव लॉ को एक्शन के अंदर लेके आता है। अब जब ये एक्शन के अंदर लेके आता है तो अब अपने आप तो कोई चीज़ एक्शन में आएगी नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि फंक्शन करेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनरीज बोलेंगे जो फंक्शन करेंगे और प्रोसीजरल लॉ को का प्रोसीजर फॉलो करेंगे और सब्सटैंटिव लॉ को एक्शन के अंदर लेके आएंगे। अब कौन कौन फंक्शनरीज है, कौन कौन काम करते हैं इन चीज़ों को फंक्शन में लेके आने के लिए, तो एक तो होते हैं जजेस। ऑब्वियसली जजेस सबसे पहली चीज़ है जो हम समझ रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जजेस होते हैं। दूसरे कौन होते हैं, पुलिस होती है, मतलब कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होती है। उसके बाद आते हैं प्रोसिक्यूटर, जो कि जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ होता है विक्टिम की साइड से जो आता है, और वो स्टेट ही होती है क्रिमिनल लॉ के अंदर, क्रिमिनल जहाँ पे भी लायबिलिटी अराइज होती है। उसके अलावा होता है डिफेंस काउंसिल, जो एक्यूज को बचाता है, जो बोलता है कि मैंने क्राइम नहीं किया। और एक होते हैं प्रिजन अथॉरिटी, जो कि एक्यूज को ट्रायल के दौरान अपने पास रखते हैं। ये सारे कौन है, फंक्शनरीज है जो कि पूरे सिस्टम के अंदर एक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये सारा सिस्टम चल रहा है। और ये जितने भी बाकी जो फंक्शनरीज है ना, इसके अंदर सबसे मेन कौन है, जजेस है, जिनके लिए बाकी सब काम कर रहे हैं। पुलिस किसके लिए काम करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है जजेस के पास लेके जाने के लिए। प्रोसिक्यूशन क्या करता है, जजेस के सामने अपनी बात पूरी करता है, कि बताता है कि ये ऑफेंस हुआ है। डिफेंस काउंसिल क्या करता है, जजेस के सामने अपने को प्रूफ करता है कि हमने नहीं किया। प्रिजन अथॉरिटी क्या करती है, जजेस के डायरेक्शन पे ही अपने पास उसकी कस्टडी रखती है। अगर जजेस बोलते हैं कि मत रखो तो ये बेल वगैरह पे छोड़ देती है। तो मतलब कि ये सारे क्या है, ये सब इसी के लिए काम कर रहे हैं, जजेस के लिए काम कर रहे हैं। और जजेस भी अपने आप में क्या एक फंक्शनरी है जो पूरे सिस्टम को फंक्शन के अंदर लेके आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ जजेस के बारे में समझना है, मजिस्ट्रेट के बारे में समझना है। नेक्स्ट वीडियो में जितनी भी बाकी फंक्शनरीज हैं उनके बारे में समझेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस काउंसिल और प्रिजन अथॉरिटी, चारों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब देखिए, मजिस्ट्रेट अगर हम समझे तो ये जो हमारा सीआरपीसी है, इसके अंदर सेक्शन 6 से आगे 25A तक जजेस और पीपी के बारे में बता रखे हैं, वो हम अलग से समझ लेंगे। यहाँ पे हम जजेस के बारे में समझते हैं। अब देखो, अगर हम क्लासिफिकेशन करें अपने सीआरपीसी के हिसाब से, सेक्शन 7, 8 ये सब पढ़ें, तो उसके अंदर ना सबसे पहले टेरिटोरियल डिवीज़न दिया गया है। कैसा डिवीज़न दिया गया है, टेरिटोरियल डिवीज़न दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया है, जैसे कि हमारा क्या है, पूरा एक इंडिया है। हमें पता है कि हमारा सीआरपीसी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, और इवन जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। 2019 के बाद स्टेट ऑफ नागालैंड और कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं असम के, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। तब ये पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहाँ पे किस तरीके से जजेस बनाओगे उसके बारे में बताया गया। देखो, हमारी कंट्री में क्या है, हम सबको पता है क्या है, स्टेट है। स्टेट मतलब कि हमारी कंट्री जो है अलग अलग स्टेट से मिलकर बनी हुई है। हमारी कंट्रीज में बहुत सारी स्टेट्स हैं, उससे इंडिया है पूरा। अब हमने क्या किया, स्टेट के अंदर सेशन डिवीजन्स बना दिए। मतलब जब आप देखोगे सेशन डिवीज़न के अंदर क्या बैठते हैं, सेशन जज बैठते हैं। ठीक है, सेशन कोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने क्या किया, स्टेट के अंदर जो भी लगता है कि इतने नंबर ऑफ सेशन डिवीजन्स होने चाहिए, उस हिसाब से हमने डिवाइड करके उतने सेशन जजेस बना दिए। और ये क्या होता है, जो सेशन जजेस होते हैं ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सेशन जज भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक सेशन जज हो सकता है। तो डिपेंड करता है, जिस हिसाब से लगता है कि इतने एरिया के लिए हमें एक सेशन जज बनाना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए तो एक के लिए बना दो, 2 के लिए लगता है, 3 के लिए लगता है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, केसेस है, उस हिसाब से बना देते हैं। तो इस हिसाब से फिर हम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सेशन जजेस बिठा देते हैं। और फिर इसके अंदर सब डिवीज़न कर रखा है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसी के पैरेलल हम क्या करते हैं, हमने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बता रखी हैं, जो कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ हैं जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से एक्सीड होती है, 10 लाख से एक्सीड होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज बोल देते हैं। और वहाँ पे पैरेलल सिस्टम चलता है बिल्कुल सेम, बस जजेस का नाम हमने चेंज कर दिया। जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, या इस तरीके की जितनी एरियाज़ हो गए, तो उनको हम मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ बोल देते हैं। अब ये जो सब डिवीज़न है ना, ये चेंज किए जा सकते हैं स्टेट के हिसाब से, कि भाई इतना एरिया पहले इस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा था, फिर इतना इस डिस्ट्रिक्ट में आ गया, उसको चेंज कर दिया।
सेम ऐसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में भी किया जा सकता है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ का एरिया इसलिए चेंज नहीं किया जाएगा क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन वो गवर्नमेंट जो है वो 1 मिलियन से कम करना चाहती है। ये रीज़न की वजह से वहाँ का आप एरिया चेंज नहीं कर सकते, और कोई रीज़न है तो उस वजह से कर सकते हो। और एक बार अगर इससे नीचे एरिया चला जाता है तो फिर यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन वाला सिस्टम हट जाता है, ठीक है। जो 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन थी वाला सिस्टम यहाँ से हट जाता है। तो सेम पैरेलल सिस्टम होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ नाम चेंज हो जाते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर हम हायरार्की समझे क्रिमिनल कोड की, अब यहाँ सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो क्रिमिनल कोड की हायरार्की समझेंगे, सीपीसी पढ़ते हैं तो सिविल कोड की हायरार्की समझते हैं। अब देखो सबसे ऊपर कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। सबको पता है हमें कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी सजा दे सकता है जो कि अथोराइज बाय लॉ है। उसको भी लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ये थोड़ा ना कि कुछ भी सजा दे देगा। लॉ के हिसाब से जो भी इसको सजा है उसको सभी तरीके की सजा देने के लिए प्रोविजन दिया गया है, डेथ पेनल्टी और सब कुछ दे सकता है वो। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट जो है हर एक स्टेट के अंदर अपना अपना होता है, हर एक स्टेट के लिए। कुछ स्टेट के कॉमन हाई कोर्ट भी होते हैं, जो काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जिनके कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये भी कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं जो कि अथोराइज बाय लॉ है। सिर्फ इनके ऊपर कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसा मैंने बताया था कि हर एक स्टेट के अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड कर रखे हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेशन कोर्ट अपॉइंट करते हैं। तो अगर आप नॉर्मली देखोगे जब कोर्ट में जाकर तो आपको कौन मिलेंगे, डीजे मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो डिस्ट्रिक्ट वाला जो पार्ट हो गया वो कौन सा हो गया, सिविल पार्ट हो गया। सेशन जज जो हो गए वो क्रिमिनल पार्ट के हो गए। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेशन कोर्ट हम बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सेशन कोर्ट या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक सेशन कोर्ट अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल सेशन जज भी बनाया जा सकता है। भाई एक सेशन जज के पास इतना सारा काम हो जाएगा तो हाई कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एडिशनल सेशन जज भी बना सकती है कि वो भी उनके पास पावर होगी, लेकिन वो सेशन जज के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है, जितने भी एएसजी होंगे। अब इनके पास कितनी पावर होती है, इनके पास भी जो भी सेंटेंस अथोराइज बाय लॉ है कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन जब ये डेथ पेनल्टी देंगे, लाइफ इम्प्रिजमेंट देंगे तो इनको कन्फर्मेशन के लिए भेजना पड़ेगा हाई कोर्ट के पास। ये इनके पास कमी हो जाती है कि ये भी सब सजा दे सकते हैं, लेकिन इनको हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए भेजना पड़ेगा जब ये डेथ सेंटेंस देंगे तो, ठीक है, डेथ पेनल्टी देंगे तो। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास कौन आते हैं, असिस्टेंट सेशन जज आते हैं। सेशन जज से ये कौन है, असिस्टेंट सेशन जज है। इनके पास क्या पावर होती है कि ये इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं अप टू 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, और कुछ भी फाइन लगा सकते हैं। फाइन की कोई लिमिट नहीं रखी गई, तो 10 साल तक की सज़ा और कोई भी फाइन। और अगर हम इसी तरफ यहाँ पे आए नॉर्मल स्टेट्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखो सेशन कोर्ट जो है, असिस्टेंट सेशन जज जो है, ये सब कहाँ पे होंगे, ये चाहे मेट्रोपॉलिटन एरिया हो चाहे नॉर्मल स्टेट हो, ये सब जगह पे होंगे। अब ये जो है सीएमएम और सीजेएम, ये दोनों सेम ही चीज़ है। सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये कहाँ पे हो जाएंगे, नॉर्मल स्टेट में हो जाएंगे। और सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये कहाँ पे हो जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर हो जाएंगे। दोनों की पावर सेम होगी, ठीक है, नाम चेंज हो गया। क्या पावर होती है इनके पास कि ये इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, कितने टाइम की, 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं और फाइन लगा सकते हैं। तो इनके पास सिर्फ 7 साल तक की सज़ा देने की पावर है, इससे ऊपर सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है, चाहे सीएमएम हो चाहे सीजेएम हो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो। अब ये जो सीएमएम होते हैं, इनके नीचे कौन आते हैं, एडिशनल सीएमएम, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इनके पास एक्स्ट्रा क्या होता है, इनके पास ना ये जितने भी नीचे इनके काम कर रहे होते हैं, जितने भी एमएम वगैरह ये होते हैं, इनको ये गाइड करती है, इनको केस असाइन करती है, ये सब चीज़ें इनके पास होती है। मतलब कि इनको गाइड करना, इनको मैनेज करना, ये सब इसलिए एक और पोस्ट बना दी गई। और जितने भी मेन ट्रायल इनको लगते हैं अपने पास चलाते हैं सीएमएम जो होते हैं। जो सेशन कोर्ट है, इनके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर नहीं है, ये नीचे से ही इनके पास आता है, सेशन कोर्ट के पास आता है, ठीक है, वो पावर के हिसाब से फिर ऊपर असाइन कर देते हैं। फिर एसीएमएम है, सीएमएम जैसे एसीएमएम सेम इसी तरीके से ये इनके अंडर काम करते हैं और इनके पास भी सेम ही पावर होती है। फिर आते हैं एमएम और एसएमएम। एसएमएम मैंने लिख दिया, एसएमएम बोलते नहीं है। एमएम कौन होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये एमएम क्या है, इनके पास पावर होती है कि 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं मैक्सिमम जो होती है, और इनके पास फाइन लगता है मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का, इससे ऊपर का फाइन ये नहीं लगा सकते। ये स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होते हैं कि जैसे स्टेट को लगता है तो वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से किसी पर्टिकुलर केस के लिए या पर्टिकुलर केसेस के लिए किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को असाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम इनको स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोल देते हैं। देखो ये जो है, जब आप सेक्शन 7 या 8 के अंदर जब पढ़ेंगे हम,
तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, बिसाइड हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट एस्टेब्लिश अंडर अदर लॉज। तो एक तो हाई कोर्ट तो हो ही गया, उसके अलावा ये सारे कोर्ट्स हैं, और जो अदर लॉ के अंदर उसने बोले उसके अंदर किस तरीके के कोर्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि पॉक्सो एक्ट के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो जजेस अपॉइंट होते हैं उनको हम अदर जजेस बोल देते हैं, उनके पास भी सेम पावर होती है जो इन जजेस के पास पावर होती है। ठीक है, तो ये हो गए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेम जैसे ये है ना, ऐसे ही यहाँ पे पूरा सिस्टम है, ये इसके पैरेलल है, ये यहाँ पे इनके पैरेलल हैं, और ये जो है इनके पैरेलल है, वो जगह की वजह से मैंने नीचे बना दिया था। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं उनके पास सेम पावर होती है जो एमएम के पास होती है, कि वो इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं 3 साल तक की और 10,000 रुपये तक का फाइन लगा सकते हैं। और ऐसे ही एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास स्टेट लेवल में, जो कि मेट्रोपॉलिटन लेवल पे नहीं होते। इनके पास पावर होती है 1 साल तक की सज़ा देने की और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने की। अब हमने क्या किया, जो हमारा सिस्टम है, जैसे आर्टिकल 50 भी पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बोलता है, वो स्टेट की ड्यूटी बताता है कि उसको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग रखना है ताकि वो आपस में मिले ना। जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुडिशियल नेचर के वर्क होंगे वो किसके पास जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, जजेस के पास जाएंगे। और जितने भी पुलिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड वर्क्स होंगे वो किसके पास जाएंगे, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। ठीक है, तो जब आप उन सेक्शन को पढ़ोगे तो वहाँ पे उसने 4 क्लासिफिकेशन करी कि सेशन कोर्ट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं, और फिर बोला कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। तो ये हमने क्या किया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अलग कर दिया। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव नेचर के काम होंगे एक स्टेट के अंदर, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कंट्रोल किसके पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर मतलब जो डायरेक्शंस वगैरह हैं वो किसके पास से आएंगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास से आएंगी। जैसे अब उनको ट्रांसफर वगैरह कर देते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जो जजेस होते हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, हाई कोर्ट उनके ऊपर कंट्रोल करता है। हाई कोर्ट की पावर होती है किस हिसाब से उनसे काम कराना है, ताकि जुडिशरी और जो हमारा एग्जीक्यूटिव है अलग रहे, और जुडिशरी जो है किसी भी तरीके से लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के इम्पैक्ट में ना आए और अपने आप में इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके। तो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया। एग्जीक्यूटिव के अंदर किस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है, जैसे यहाँ पे हमारे सेशन कोर्ट्स और ये सब होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, इनका नाम बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर और अगर हम आगे डिवीज़न कर देते हैं उन्हीं के एरिया में ताकि और काम दे सकें, और एरियाज़ को डिवाइड कर देते हैं, तो उनके नीचे आते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। फिर ये होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, जितने भी एग्जीक्यूशन का काम होता है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव नेचर का काम है, वो सब इनके अंडर ही आएगा। तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सीआरपीसी के हिसाब से। सीआरपीसी में यही क्लासिफिकेशन बताया गया जो कि मैंने काफ़ी शॉर्ट के अंदर बता दिया गया। अगर आप अभी और डिटेल में जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि केहर सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि जहाँ पे सेशन कोर्ट बैठ जाता है वहीं पे उस जगह को कोर्ट मान लिया जाता है। अलग से ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम कोर्ट जाते हैं कि वहाँ पे वो हाई कोर्ट बता देता है कि अगर ये जगह कोर्ट है तो कोर्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम स्पेशल ये मजिस्ट्रेट देखे थे, जो स्पेशल एसडीएम, जैसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर केसेस के लिए अपॉइंट हो जाते हैं, इनका भी एक पीरियड बताया गया कि मैक्सिमम 1 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं। और हाई कोर्ट इनको अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती। अगर स्टेट गवर्नमेंट करेगी तो फिर वही एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, जैसे अभी हम आगे सेक्शंस में आएंगे 406 और ये सारे जब सेक्शन पढ़ेंगे ट्रांसफ़र करने की केसेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में समझते रहेंगे। केयर सिंह वाले केस को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है जो इन सब सेक्शंस में हमें सीखना ज़रूरी है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आया हो। जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।